Assalamu alaikum. Here is Dr. Naila Khalid with another topic, equilibrium constant. This is a chapter number 2 and lecture number 2 of the chapter number 2. So we will discuss today equilibrium constant and its application. This topic has been taken from your course equilibrium constant, how it is calculated and what is the relationship between Kc, Kp, Kx and Ka. What are these constants? So we will discuss today and we will be able to understand and explain what is application of equilibrium constant, how it is written and what is the relationship between Kc, Kp and Kx, and up to some extent calculations related to these equilibrium constants. So these are our outline. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम पे मौजूद जो स्पीशीज हैं उनका रेशो को जाहिर करते हैं, तो उससे हम एक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक खास वैल्यू होती है जो कि हमें बताती है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें ये बताती है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है. तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश तो हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर को एक्सप्लेन करती है. तो कैसे एक्सप्लेन करती है? सबसे पहले तो आपको जहन में ये रखना चाहिए कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो दो किस्म के रिएक्शंस इन प्रोसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड. तो दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों जब इक्वल होते हैं तभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है. इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह आप लिखते हैं, जैसे कि आप लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में सीख चुके हैं, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू अल्फा इंटू ए इंटू बी. ये अल्फा जो है ये रेट कांस्टेंट है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसी तरह के बी इंटू एल्फा इंटू सी इंटू डी, और ये है एल्फा जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट है. यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, तो उनकी जगह हम उनकी वैल्यूज लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से जैसे कि हमने सीखा था उस तरह कर सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, तो ये के एफ यहाँ पे रहे और के बी को जब आप यहाँ ले आते हैं तो उसके नीचे आ जाता है के एफ ओवर के बी. द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड and rate constant of backward reaction will be equal to another constant which is called equilibrium constant. तो इस इक्वेशन को हमने इस तरह अरेंज किया है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, and this equilibrium constant is represents that equilibrium has been established and it is related to the concentration of products and reactants and their molar quantities in this way. के सी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसकी जो यूनिट्स हैं वो मोल्स पर लीटर हैं, वही यूनिट्स जो कि कंसंट्रेशन की यूनिट्स हैं. अगर तो इक्विलिब्रिया जो है वो गैसेस में एस्टेब्लिश हुआ है, तो उस सूरत में हम कंसंट्रेशन की बजाय गैसेस के पार्शियल प्रेशर को काउंट करते हैं, क्योंकि गैसेस का पार्शियल प्रेशर उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंसंट्रेशन we will write partial pressure of that component like this, and then the equilibrium constant will be known as Kp, because it is the equilibrium constant which involves the gases, and in gases the pressure has its own prime importance. तो हम कह सकते हैं कि बी जो है एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि अपने फार्मूला में पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस को जो है वो काउंटर करता है, कंसिडर करता है. तो इस तरह ये गैसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपकी ये जो रेशो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रेशो एट सर्टेन कंसंट्रेशन विद के पी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
जो पार्शियल प्रेशर जिसमें कंसिडर किया जाता है, इसकी रेशो जो है ये लार्जर है, एक लार्जर वैल्यू है। ये एक लार्जर वैल्यू है, हायर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, या हायर परसेंटेज जो है वो कन्वर्जन जो है वो पॉसिबल है। इसका मतलब है कि अगर ये ज्यादा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा है। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इसी से अगर अगर ये वैल्यू के सी या के पी, यानी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर लोअर है, ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। और अगर वो वैल्यू कम है कोशेंट से, तो इसका मतलब है अभी प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, लो परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन है। और अगर मीडियम वैल्यू है, तो इसका मतलब है ऑप्टिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है और मीडियम फॉर्मेशन हुई है। Equilibrium constant is the ratio of the concentration raised to the stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient या stoichiometric coefficient जो होते हैं, उसकी मोलर रेशियोज होती हैं। उन मोलर रेशियोज को बाकायदा काउंट किया जाता है, और इसीलिए चूंकि मोलर रेशियोज को काउंट किया जाता है, डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहा है। और यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज मोल पर लीटर, which is also the unit of concentration। जैसे कि आप जानते हैं, ये चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एन माइनस यानी डिफरेंस है बिटवीन द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जितने मोल्स मोलर क्वांटिटी उनकी यूज हो रही है, प्रोडक्ट की बन रही है, उसका सम लेते हैं, माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमें नंबर ऑफ मोल्स देती है। ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि रेशो को जाहिर करता है। किस रेशो को? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स, के इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्या रेशो है, ये इस चीज को जाहिर करता है। जबकि Q जो है वो भी एक रेशो को जाहिर करता है, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। K सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होता है, Q ये किसी भी पॉइंट पे इस रेशो को जाहिर करता है। द Q वैल्यू कैन बी कंपेयर टू K, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर होती हैं, लेकिन जब ये Q वैल्यू बड़ी या छोटी हो, तो उससे हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है या उसे एस्टेब्लिश होने में अभी टाइम है। हम इससे ये भी मालूम कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो उस स्पॉन्टेनियस है, नेचुरली होगा, फ्री एनर्जी चेंज है उसमें, गिब्स फ्री एनर्जी से भी हमें पता चलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता चलता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट से पता चलता है। और इन तीनों के रिलेशनशिप से, डेल्टा जी, के और क्यू के रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है का मतलब है कि वो नेचुरली खुद ब खुद हो सकता है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि वो खुद ब खुद नहीं होता, लेकिन आपको उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, कुछ आप उसको इनपुट देना पड़ता है किसी भी फॉर्म में। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर डेल्टा जी यानी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो है, माइनस में वैल्यू है, और कोशेंट की वैल्यू भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, तो जो है इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी जो है वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसीलिए रिएक्शन अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि डेल्टा जी तो जीरो है, यानी इक्वल टू जीरो गिव्स फ्री एनर्जी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू और कोशेंट की वैल्यू दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब जो मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। एंड द थर्ड कंडीशन के डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, कोई पॉजिटिव वैल्यू है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की, और कोशेंट की वैल्यू भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तजावज कर चुकी है, ज्यादा है,
तो फिर हम कह सकते हैं कि अब वो पॉइंट आया है कि रिएक्शन जो है वो बैक पोजीशन पे आना चाह रहा है। रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन। प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्जन शुरू हो चुकी है। तो इस तरह इन वैल्यूज से भी हम जो है मालूम कर सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो किस तरह, किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोसीड होगा, फॉरवर्ड या इक्विलिब्रियम पे होगा या बैकवर्ड। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने पिछली स्लाइड नंबर 8 में जो हमने एक्सप्लेनेशन को दी है, उसमें अब आप देखें कि बिफोर इक्विलिब्रियम कोशेंट की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू के सी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन आफ्टर इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, तो क्यू सी की वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बढ़ जाती है। यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हाई है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाई है, और यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कि आप किस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये हम पहले पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं कि N2O4 गैसियस फेज में है। इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन आपको देता है 2 मोल्स ऑफ NO2, और फिर जब एक दफा ये बन जाते हैं, इसकी खास कंसंट्रेशन बन जाती है, ये दोबारा भी N2O4 में कन्वर्ट होते हैं। तो according to law of mass action, rate of this forward reaction is equal to Kf into concentration of N2O4। और रिवर्स रिएक्शन जो है, जब ये इसकी इनफ अमाउंट बन जाती है, तो ये दोबारा आपस में जो है वो रिएक्ट करके N2O4 दोबारा बनाते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू Kr इंटू NO2 concentration raised to the power 2। Why? Because here molar quantities are 2। तो ये क्वांटिटीज जो है ये आपने यहाँ पे लिखनी है। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो एट अ टाइम हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम है। तो के एफ इंटू N2O4, के आर इंटू NO2। के एफ यहाँ रहने दें, के आर को यहाँ ले आए तो इसकी रेशियो लिखेंगे, और इस तरह NO2 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय N2O4। So this is the ratio of these two constant is another constant which is called equilibrium constant। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन का हमने इस तरह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा है। एज द सब्सटेंस, अब आप इसके प्रोसेस देखें तो N2O4 को जैसे आप गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, और उसके थोड़ी देर बाद अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ देते हैं, कम करते हैं, तो ये दोबारा इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो सेम होता है। इसलिए हम इसको इस डबल एरो से शो करते हैं कि इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। कौन सा? डायनामिक। केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, डायनामिक भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंगली इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो इस तरह हम लिख सकते हैं। ये के सी की वैल्यू है, और अगर ये चूंकि गैसियस रिएक्शन है तो इसमें आप ये बजाय कंसंट्रेशन के यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी शामिल कर सकते हैं। उस सूरत में जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो Kp होगा। अगर हम एक जनरलाइज रिएक्शन लिखें तो वो इस तरह है, इसकी मोलर क्वांटिटीज हैं। A mole of A react with B mole of B, C and give you C mole of C and D mole of D, and you can write equilibrium constant expression for this one using law of mass action। और अगर ये गैसियस फेज रिएक्शन है तो आप इसमें कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर हर एक कंपोनेंट का इसमें शामिल करें, देन योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू Kp। Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप है? कंसिडर दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन। इसके लिए Kc की वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे। Kp की वैल्यू लिखने के लिए आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट को शामिल करेंगे। Pa, Pb, Pc and Pd are the partial pressures of substance A, B, C and D। अगर हम ये एज्यूम करें कि ये गैसेस जो रिएक्ट कर रही हैं और ये गैसेस जो बन रही हैं ये आइडियल हैं, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूं लिख सकते हैं।
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको अरेंज करें, P इज इक्वल टू एन आर टी ओवर V, वेयर P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, और कंपोनेंट का लिखें तो हर एक का अलग-अलग से N ओवर V आर टी, जबकि N ओवर V जो है वो कंसंट्रेशन के बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन. So instead of this N over V, we can write over here C. P is equal to CRT. And C is the concentration of the that gas, जिसका पार्शियल प्रेशर होगा तो उसी की कंसंट्रेशन के बराबर होगा. तो हम यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हैं. C जो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस है, जबकि P जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस है, और R जो है वो गैस कांस्टेंट है. आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली गैस कांस्टेंट है 0.0831 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन जो है पर मोल. ये उसका जो है वो यूनिट है, ये वैल्यू है. आर की वैल्यू आप 0.0821 भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसकी कौन सी यूनिट्स के साथ उसको डील कर रहे हैं. ठीक है. अगर हम देखें तो के पी की वैल्यू जो है वो इसके बराबर होती है, पार्शियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, इसके बराबर होती है. तो इस P की बजाय हम इस कंपोनेंट का वैल्यू जो है वो CRT लिख सकते हैं, क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखें ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ वन गैस है. अगर आप PAC लिखें या PA लिखें तो यहाँ पे वो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू आर टी, तो कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू आर टी. तो इसीलिए इस प्रेशर के P इज इक्वल टू दिस वन है, ये तो आप अंडरस्टूड है. इनकी जगह इनकी वैल्यूज लिखते हैं CRT रेज टू द पावर C, DRT रेज टू द पावर D, ART रेज टू द पावर A, एंड देन एंड सो ऑन. तो अरेंज दिस, क्योंकि सब में कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C, D रेज टू द पावर D, A रेज टू द पावर A, B रेज टू द पावर B, क्योंकि इन सब में RT कॉमन है, तो हमने उसमें से RT कॉमन निकाल के उसके साथ इस तरह लिख दिया है. और हर एक की चूंकि ये C प्लस D है और ये चूंकि नीचे है तो ये A प्लस B, इसका सम दरमियान में ये माइनस. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, इनका डिफरेंस डेल्टा N के बराबर होता है. डेल्टा N यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज गैसेस, जो चेंजेस उसमें हो रही है, क्योंकि ये RT के बराबर है. और ये जो पूरा ये जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है CD ओवर AB, ये केस C के बराबर है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वन होल, आई हैव रिटन हियर केस C. So Kp is equal to Kc into RT delta Nj. So this shows the relationship between Kp and Kc. Using R gas constant, temperature and number of moles, you can calculate their relationship. Now, how you can calculate the relationship between Kp and Kx? Remember, जो Kp है ये गैसियस फेज के लिए है, और Kx एक ऐसे सिस्टम के लिए है जिसमें हम मोल फ्रैक्शन को काउंट करते हैं एज अ कंसंट्रेशन. उसी तरह आपने काउंट करना है कि ये आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन है, उसमें अगर ये गैसियस फेज रिएक्शन है तो उसका Kp की वैल्यू इस तरह होगी. और हम जानते हैं कि हमारा जो कंपोनेंट C है उसका मोल फ्रैक्शन X है, XC है. जो कंपोनेंट D है उसका मोल फ्रैक्शन D है. तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बजाय मोल फ्रैक्शन को जाहिर करते हैं. जिस तरह कि हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन जाहिर करनी थी, तो यहाँ उसकी जगह हमने उसकी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी यूनिट है कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ D लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B. तो अब आप देखें इसमें जो कॉमन है वो है P, क्योंकि P जो है वो हमने सेपरेट लिखा, और ये जो है एक्स सी ओवर एक्स डी, एक्स सी इंटू एक्स डी डिवाइड बाई एक्स ए इंटू एक्स बी. तो ये टोटल जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडरिंग द मोल फ्रैक्शन है, तो इसलिए इसकी जगह हमने के एक्स लिख लिया. Kx into P delta Ng, which shows the number of moles of the gaseous substances. ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं एट इक्विलिब्रियम. ये दोनों जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है तो उस वक्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है. अब ये वो केस है जिसमें नंबर ऑफ चेंज जो इन मोल है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0 है. क्यों?
क्योंकि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 मोल प्रोडक्ट्स बनते हैं और 2 मोल रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो 2 - 1 + 1 2 = 0। तो डेल्टा एन इस केस में 0 है। ऐसे केस में के पी की वैल्यू चूंकि के सी आर टी डेल्टा एन जी के बराबर होती है, ये हमने पहले डिराइव कर लिया है, डेल्टा एन जी 0 है, तो आप इसकी जगह लिखते हैं के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू दावर 0। आर टी रेज टू दावर 0 जो है ऑलरेडी ये पी के बराबर होती है, तो के एक्स, तो ये आर टी रेज टू दावर 0 जो है ये 1 के बराबर होती है। टोटल जिस किसी भी चीज की 0 पावर हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि और के एक्स मोल फ्रैक्शन की जो हमने पहले डिराइव की है, तो उसमें पी है और उसके ऊपर डेल्टा एन जी, उसकी वैल्यू भी 0 है। तो कि पी की पी रेज टू दावर 0, आर टी रेज टू दावर 0 इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स दैट for this type of reaction Kp is equal to Kc is equal to Kx। यानी उन रिएक्शंस में जिसमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0 होता है, तो उनमें Kp, Kc और Kx तीनों जो है वो एक जैसे होते हैं, एक ही वैल्यू होती है। प्रॉब्लम वहां आती है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ रहा होता है। ये रिएक्टेंट्स हैं, 2 मोल्स सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये 3 मोल्स रिएक्टेंट हैं और उनसे बनते हैं 2 मोल्स प्रोडक्ट। तो इस तरह डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 के बराबर है। So putting this value -1 in this equation, Kc RT raised to the power -1, so it is equal to Kc over RT, और kp into kx p raised to the power of -1, then it is equal to kx over p. So kp is equal to kc over krt and kx over p। ये जो कंडीशन है ये उन रिएक्शंस के लिए है जिसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 के बराबर है। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू +1 के बराबर हो, जिस तरह के कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होती है, तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये दो, और इससे एक रिएक्टेंट जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है। तो इस तरह के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, डेल्टा एन जी की जगह आप 1 लिखते हैं, तो ये इक्वल हो जाता है के सी इंटू आर टी। के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी, ये उस क्योंकि पी रेस टू दावर 1 है, तो ये इस तरह के पी की वैल्यू के सी इंटू आर टी के बराबर होता है, के एक्स की वैल्यू इंटू पी के बराबर होता है। तो ये वो कंडीशन है जब स्पेसिफिकली डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है। फॉर द होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन, अगर होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन हो जिसमें सारे गैसियस फेज हैं, जैसे कि ये रिएक्शन है, ये दोनों गैसेस हैं, इससे बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस है, तो इसकी Kp की वैल्यू हम इस तरह लिखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि इसकी Kc की वैल्यू के लिए हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को मेंशन करेंगे। इसी तरह होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन ये दूसरा है, एसिटिक एसिड लिक्विड फेज में है, एथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, ये स्टेरिफिकेशन होती है, एस्टर बनता है और इससे वाटर बनता है। तो अब आप इसका जो के पी की वैल्यू है वो आप जब अगर इसका लिखना चाहें तो वो थोड़ा सा चूंकि इसमें कोई गैसियस फेज है नहीं, तो आप इसकी के पी की वैल्यू जो है वो नहीं लिखते हैं, बल्कि आप जो है इसमें के सी की वैल्यू जो है वो आप सिर्फ मेंशन करते हैं और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आप मेंशन करते हैं। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड का अगर आप लिखना चाहें तो इसकी के सी की वैल्यू आप इस तरह लिखते हैं, लेकिन इसकी के पी की वैल्यू आप मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये सारे होमोजीनियस केमिकल रिएक्शन में कहीं भी गैसियस फेज जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये रिएक्शन जो है इसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं। अ, ये है वो रिएक्शन जिसमें अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज होके अमोनिया और HCl बनाता है। इसमें चूंकि अमोनिया गैस है, HCl गैस है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, तो हम सिर्फ Kp की वैल्यू में इन दोनों को मेंशन करेंगे, जो गैसियस फेज होंगे उनको मेंशन करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। सो नो नीड टू एक्सप्रेस अमोनियम क्लोराइड। तो लेकिन के सी की वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HCl को जाहिर करते हैं, क्योंकि
इसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है और वो बहुत कम अमाउंट में, ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया है ना, कम अमाउंट में जो है वो उसमें शामिल है, इसलिए उसकी निग्लिजिबल अमाउंट चूंकि यूज हो रही है, इसलिए हम उसको इस तरह शामिल नहीं कर सकते। कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड फेज में बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में है, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड फेज में है। तो ये भी हेट्रोजीनियस केमिकल रिएक्शन है। इसमें जब हम Kp की वैल्यू लिखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेंशन करते हैं, क्योंकि बाकी दोनों सॉलिड हैं, उनका प्रेशर के साथ कोई इतना खास रिलेशनशिप नहीं है। तो Kc की वैल्यू भी इस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। So this was the end of this lecture. So we have discussed today equilibrium constant and how we can calculate the equilibrium constant in the specific examples. So this is the end of this lecture.